बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने केमिस्ट्री क्लास 10 शुरू की हुई है, इसी को हम बुक्स हमने रखते हुए डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, तो हमने पहले कुछ वीडियो बनाई थी। आज जो वीडियो हमारी रहती है वो हम बनाएंगे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन ओपन कंटेनर्स। तो ये चीज़ है कि जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कैसे हम अचीव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स द concentrations of the reactants will be equal to the concentrations of the product. When the amount of reactant and amount of product become equal, this is called equilibrium. So what are those things which we have need to be maintained for attaining the equilibrium? तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने मेंटेन रखना है। तो उसमें अगर देखें तो ये पूरा इस पैराग्राफ में यही बात हो रही है कि ये आप ओपन सिस्टम में नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर आप इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक क्लोज सिस्टम के अंदर रिएक्शंस करवाना होगा। As long as the conditions are kept constant, the reaction will remain in the equilibrium state. Conditions are following. If you want that your reaction remain in at equilibrium, so you have need to maintain the following conditions. Number one है concentration of reactants and products. Whenever you change the amount of reactants or amount of products, then definitely equilibrium will be disturbed. And the same case with temperature of the system. If you increase or decrease temperature, then definitely it create disturbance in equilibrium. And the same pressure of the system, when you change pressure, it definitely same just temperature and the concentration of reactant and products do same pressure also do with the equilibrium. Volume of the system, when you change वॉल्यूम को अगर आप चेंज करेंगे वो भी डेफिनेटली इस पे इफेक्ट करेगा। कैटलिस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं और या मतलब कितना कर रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली इसमें इफेक्ट करता है। और ये उसने कहा है कि इफ यूज्ड इन द सिस्टम रिमेन अनचेंज, ये सिस्टम में रहता अनचेंज है, ये हम जानते हैं। एंजाइम्स के चैप्टर में आपने 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शंस को, और फिर ये खुद उसका पार्ट नहीं बनता। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स। वो कहता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, इनसे हम कैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स बना सकते हैं। तो वो फिर कैसे, यहाँ पर देखें, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, हीलियम के अलावा विच इज मोस्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस, जो कि मीथेन है, CH4 नेचुरल गैस, ये इससे एक्सट्रैक्ट होती है हीलियम। इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड अदर रेयर गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर दैट मेक्स अप अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि हम इनको एयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैसेस। नाइट्रोजन इसमें होती है 78%, ऑक्सीजन 21%। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर इनकी आप रेशियो कैलकुलेट करें तो जो टोटल गैसें हैं वो 1% हैं, बाकी ये दो गैसें 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर है। बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द एयर इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो एयर में डिफरेंट गैसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं। दीज फ्रैक्शंस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ये जो फ्रैक्शन हम गैसेस की जो फ्रैक्शंस हासिल करते हैं, तो ये डिफरेंट केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इसमें देखें, नाइट्रोजन इन बर्कलैंड
आइड प्रोसेस, nitrogen produces nitric acid. One of the most famous process known as Birkeland-Ide process, जो हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? इसमें हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे? नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड विच इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। पहले हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ये रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी O2 की यानी कि मॉलिक्यूलर हालत में होते हैं। तो ये एलिमेंटल हालत में नहीं रहते ये, क्योंकि फौरन जो है बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ, अभी ये देखें, two most important concept mostly used in chemistry again and again, so you have need to be very careful and you have need to remember this for understanding chemistry. One is oxidation, other is reduction. ऑक्सीडेशन, ऑक्सी वर्ड पे थोड़ा सा तवज्जो करें। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या करना है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करनी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन है। रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखें, आर से रिडक्शन और आर से रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बाकी उलट है ये सारे, इधर हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of electrons. These are two most important concepts in chemistry. Oxidation, which means addition of oxygen, or removal of hydrogen, or removal of electrons. Reduction, removal of oxygen, addition of hydrogen, addition of electron. So let's start our topic. So I'm sorry for disturbing you. टॉपिक से थोड़ा हट गया, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके समझे बगैर आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन एक्सेस होगी तो उसके नतीजे में हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। किस चीज़ की? नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी हमारे ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारे पास, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट है जो हम अचीव करना चाहते थे, नाइट्रिक एसिड, जो कि इम्पोर्टेंट केमिकल है, ये हमने अचीव कर लिया इस प्रोसेस के जरिए। तो ये नाइट्रिक एसिड हमने किस प्रोसेस के जरिए हासिल किया? इस प्रोसेस को कहते हैं बार्कलैंड-आइड प्रोसेस। यहाँ पर देख, और ये बन गया, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड भी आया हमारे पास। अच्छा, ये प्रोसेस था, इसको कहते हैं बार्कलैंड-आइड प्रोसेस। इसमें नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगला जो प्रोसेस है
ये हैबर का प्रोसेस है और इसमें नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, यानी कि दोनों तरफ है नाइट्रोजन का इस्तेमाल। इन हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस अमोनिया. Ammonia act as a raw material in the manufacturing of fertilizers. As we know that ammonia is the most important material we used in our field for better production of our crops. So it is mainly used in fertilizers. जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को अच्छी करने के लिए, उसमें ज्यादातर अमोनिया शामिल होती है. ऑक्सीजन, it also plays an important role and produces numerous या numerous, इसको भी पढ़ते हैं और numerous भी पढ़ते हैं, as you wish. Oxygen, it also plays an important role and produces numerous chemicals such as oxides of nitrogen, which ultimately produce nitric acid. Nitric acid is used in the production of fertilizers. अमोनिया हमारे पास बन गया. उसके बाद ऑक्सीजन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था, तो ये नाइट्रोजन में भी इस्तेमाल होती है, विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड. ये हमने पढ़ा है ऊपर. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. अभी ये जो नाइट्रिक एसिड है ये और ये जो अमोनिया है हमारे पास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स के लिए, वो खादें जो हम फसलों को देते हैं. इट आल्सो रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. ये देखिए ऑक्सीजन जो है ये फिर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा. द सल्फर डाइऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पर देखें फर्दर ऑक्सीडाइज का मतलब है इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने वाला है और ऑक्सीजन इसने गेन करनी है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस में. यहाँ पर देखें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच प्रोड्यूसेस ओलियम पैरोसल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसको फर्दर हम डिसॉल्व करेंगे सल्फ्यूरिक इन सल्फ्यूरिक एसिड which produces oleum पैरोसल्फ्यूरिक एसिड. SO3 plus sulfuric acid H2SO4, it gives us H2S2O7. Oleum is dissolved in calculated amount of water and concentrated sulfuric acid is obtained. H2S2O7 जो हमने रिएक्शन करवाया था सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड का इसके साथ हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास. ये H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको बैटरीज का तेजाब भी कहते हैं और ये किंग ऑफ केमिकल्स है H2SO4. तो इससे हमने H2S2O7 यानी कि ओलियम पैदा किया. ओलियम फिर हमने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो इससे हमें वो मिल गए जो हमें चाहिए थी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये हमारे पास H2SO4 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड प्लेज बेसिक रोल इन मोस्ट केमिकल रिएक्शंस. Sulfuric acid plays basic role in chemical reactions and is considered the king of chemicals. अगर यहाँ पर देखें फिजिकल वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को आप कैसे पहचानेंगे, तो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम state of chemical reaction, the following methods can be used. Physical methods such as refractometry, polarimetry, spectrophotometry, etc. Chemical methods such as टाइट्रेशन एटसेट्रा. ये दो मेथड आप याद रखें कि अगर वो पूछते हैं एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है कि वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, तो आप इक्विलिब्रियम को कैसे, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टोमीट्री फिजिकल अगर हम बात करें, पोलैरिमीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री
स्टोकियोमेट्री। इन जरिए इन आलात को यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है इधर वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। केमिकल मेथड में सच एज टाइट्रेशन एटसेट्रा। तो ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे आप सिर्फ नाम याद रखें। तो डिटेल में ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर भी, और शायद समझने में भी थोड़ा मुश्किल पेश आएगी। In both methods, the equilibrium state of chemical reaction can be recognized by knowing the concentration of reactants and products at regular interval of time. When the concentration of reactant and products are observed constant, then the reaction is said to be in equilibrium state. तो definitely जब हम मालूम करना चाहेंगे तो हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि अभी कितना रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट की साइड पे रिएक्टेंट कितने और प्रोडक्ट की साइड पे कितने प्रोडक्ट हैं। तो इक्विलिब्रियम में वो रिएक्शन हम बार बार चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। Equilibrium constant is the ratio of the product of the concentration of the products to the product of the concentration of the reactants at equilibrium state. यहाँ पर थोड़ा ये पढ़ने में ना आपको डिफिकल्टी पेश आएगी, तो मैं आपको इजी समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर सिंपल आप पहले वर्ड समझे। एक प्रोडक्ट हमारे पास ये होता है जो केमिकल रिएक्शन में, ये फर्ज करें A प्लस बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, हाफ हेडेड से शो करते हैं। यहाँ पर C प्लस डी हमारे पास आ गया। तो ये इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट होता है जब फर्ज करें कि ये रिएक्टेंट है 5, इसकी जो कंसेंट्रेशन है 5 मोलर है, 5 मोल है, और इसकी भी 5 है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, तो ये भी प्रोडक्ट होता है। यानी कि वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट है तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। when we multiply 5 into 5, what means by 5? 5 is the coefficient, 5 is the concentration of the reactants, reactant A and reactant B, and their product is 25. दिस वन इज देयर प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन को भी प्रोडक्ट कहते हैं। तो सिंपल ये कहना चाहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन किस चीज की? द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन किस चीज की? द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ reactants and the ratio of product concentration of products। इस प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट से मुराद हासिलात हैं ये वाले, और इस प्रोडक्ट से मुराद है, यानी कि फर्ज करें ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये 5 है और इनटू ये जो है डी ये 6 है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 30 है। जो प्रोडक्ट्स का हमने प्रोडक्ट निकाला कंसंट्रेशन में वो कितना है? 30 निकाला हमने। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इन रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा और इन प्रोडक्ट का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो रेशियो होगी उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। इसको अगर आप लिखें जैसे कि एक रिएक्शन होता है, तो लिखने में ये होता है कि आप जो
राइट साइड वाले होते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, इसको आप बना देंगे न्यूमरेटर और लेफ्ट साइड वालों को बना देंगे डिनोमिनेटर, और इनके साथ अगर कोफिशिएंट है तो वो पावर बन जाएगा। अगर इनके साथ कोफिशिएंट होगा तो वो पावर बन जाएगा। कैसे? ये देखें नेक्स्ट रिएक्शन, द यूनिट ऑफ Kc depends on the equilibrium constant expression for the given reaction. Kc has no unit for a reaction in which the number of moles of reactants and products are equal. This is because concentration units cancel out in the expression for Kc. For example, in the given reaction we have, वो कह रहा है कि Kc की यूनिट जो है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है किस चीज पे? कंसेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट। अगर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास उसने जो रिएक्शन दिया है, हाइड्रोजन प्लस हमारे पास आयोडीन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। तो इसको अगर आपको कहा जाए कि इस इक्वेशन को आप किस एक्सप्रेशन में लिखो, इसको आप लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसका लिखो। तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं इनको आप बना दोगे न्यूमरेटर, यानी कि इनको ऊपर लिखोगे। यहाँ पर ये है कोफिशिएंट 2 जो है, ये क्या है? ये कोफिशिएंट है और ये पावर बन जाएगा। अब देखना, ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी पावर कितनी है? 2 बन जाएगी। हम नीचे लिख, इसके जो है डिनोमिनेटर लगाएंगे वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेशंस को। अभी देखें यहाँ पर भी ऊपर कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। अगर ऊपर कितने मोल हैं? मोल dm क्यूब जो है हमारे पास, ये ऊपर हमारे पास कितने हैं? ये 2 हैं, और नीचे हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स इट हैज़ one coefficient which usually not written with the letter. यहाँ पर देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन ये भी 1 मोल। तो ये 1, ये 1, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगी। यहाँ दूसरा अभी देखिए, Kc has unit for a reaction in which the number of moles of product is greater than reactants in a balanced chemical equation. तो ज़ाहिर बात है, वो कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, नीचे वाली 2 जो बातें हैं वो ये हैं कि अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हों, ग्रेटर होंगे रिएक्टेंट से तो फिर भी यूनिट होगी, और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट से तो फिर भी यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ ऊपर 3 थे तो नीचे भी 3 थे, तो ये कैंसिल आउट हो गए, कोई यूनिट नहीं है। फर्ज करें ऊपर प्रोडक्ट 5 है, नीचे रिएक्टेंट जो हैं वो 3 है, तो ये कैंसल आउट कितने हो जाएंगे? इसके 3 कैंसल आउट हो गए, 2 इधर बचेंगे, तो इसकी यूनिट आएगी। और अगर फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो ये भी इसी तरह कैंसल, सिर्फ 3 से 3 कटेंगे, 2 इसके फिर भी बचेंगे, तो इट मीन्स कि इसकी यूनिट होगी। तो नीचे वाली दोनों बातें यही हैं कि अगर यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, ये देखें प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट 2 हैं और रिएक्टेंट 1 है, तो 1 यूनिट आ रही है, क्योंकि एक कैंसल और 1 आ जाए। सिमिलरली Kc हैज यूनिट फॉर ए रिएक्शन इन विच, ये रिएक्शन जो है ये इसको कहते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। जो रॉकेट आप देख रहे होते हैं जो जा रहे होते हैं खला में, तो उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इस्तेमाल। Similarly, Kc has
unit for a reaction in which the number of moles of product is less than the reactant in a balanced chemical equation. For example, in the given reaction we have नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन में देखें N2NH3, तो यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 नीचे बचे हुए हैं, ये देखें 1 बाई ये मोल पर डीएम क्यूब 2 इधर ज्यादा है, तो इसमें भी यूनिट है. It is clear from the above equation that the unit of Kc depend upon the equation. It varies from equation to equation. तो ये varies करती है equation to equation. यहाँ पर देखें finding values of equilibrium constant. The value of equilibrium constant can be calculated if we know the concentration of the reactant and product in equilibrium mixture. तो हम इसकी फाइंडिंग वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, जब हमें when we know the amount of reactant, concentration of reactant and the concentration of product. So when we know these two amount or concentration, then we easily find out equilibrium constant. The value used in the equilibrium constant expression are concentrations, not number of moles. Moreover, these are the concentration of the reactants and products at equilibrium. यहाँ पर वो देखें इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 0.04 मोल पर डीएम क्यूब ईच, व्हाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड is 0.08 moles per dm cube. Find Kc of the following reaction: हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड. तो इसकी बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आपने जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको आप न्यूमरेटर लिखोगे और जो आपके पास रिएक्टेंट है उनको आप डिनोमिनेटर के तौर पर लिखोगे, तो आप इजीली इनका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हो. अभी मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दूं, आपको थोड़ी सी मैथ भी सिखाऊं. अगर ये मैथ मैंने सीखी है टेस्टों के दौरान, पहले मैथ ये मुझे भी कंफ्यूज करती थी, ये पॉइंट वाले हैं, इनका पॉइंट कैसे खत्म किया जाता है. तो ये जो रिएक्शन में इसने अमाउंट दी है, ये देखें, आपको मैं थोड़ा सा ये भी समझा दूं. यहाँ पर देखें हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिएक्शन देखिए हमारे पास H2 प्लस आयोडीन और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड. अब हाइड्रोजन आयोडाइड की उसने मुझे मिकदार दी है 0.08, इसने जो मुझे, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड कितने हैं, 2 है, तो इसके कोफिशिएंट 2 होने की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड हैज 2 कोफिशिएंट, सो वी नो दैट कोफिशिएंट बिकम पावर, तो ये 2 पावर बन जाएगी. और नीचे हमारे पास जो है, ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं. कब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हेन वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो इन दिस इक्वेशन we already know, because the examiner given here and also in annual exam or other exams you should use only this method, values already given by examiner. तो नीचे अगर देखें तो हाइड्रोजन की उसने दी है 0.04 और हमारे पास आयोडीन की भी दी है 0.04. अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका पहले जो स्क्वायर है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.064 और नीचे ये हमारे पास बन जाएंगे 0.016. अगर इनको 4 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास इस तरह से बनता है 0.016 और 0.064. अभी अगर हम इनका फर्ज करें, ऊपर वाले का पहले मैं पॉइंट खत्म करना चाहता हूँ. पॉइंट खत्म करने के लिए इशारे की जगह 1 लगाते हैं, जैसे 64 मैं कर दूंगा इसका पॉइंट खत्म, तो नीचे मैं क्या लगाऊंगा, जहां पर इशारिया है वहां पर मैं 1 लिखूंगा, आगे काउंट करूंगा 1 2 3 3 है तो 3 0 लगा दूंगा 1 2 3, ये मेरे पास पॉइंट खत्म हो गया. अब ये तो एक का था तो तकसीम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तकसीम हो रहा है, तो अभी इसका खत्म करूंगा, तो इसका हो जाएगा 16
डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी जगह मैं 1 पुट करूँगा, आगे 1 2 3 आगे 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, अभी सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि KC इज इक्वल टू 64/1000। हम यहाँ पर इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास जो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो भी होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बनता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये उलट हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, सॉरी 16 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1000 के साथ 1000 कट जाएगा और 16 वाला इस पे 4 बार जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी आपको समझा दूं। नेक्स्ट देखें, carbon monoxide plus water, when these react with each other they form carbon dioxide and hydrogen. For the above reaction at a certain high temperature, the concentration in a particular equilibrium mixture of carbon monoxide is 0.0600 mole dm cube. Water is 0.120 mole per dm cube. Carbon dioxide is 0.150 mole per dm cube, and hydrogen is 0.300 mole per dm cube. Calculate the value of the equilibrium constant at this temperature. So also in this numerical he has given the values to us, so by using these values we are easily calculate our answer. So same procedure happening here. जो रिएक्शन उसने दिया हुआ है वो रिएक्शन उसने दिया है मेरे भाई, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। उसने जो रिएक्शंस दिया हुआ है वो ये है, CO प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शंस है, और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमारे पास बना रहा है। तो इनको हम ऊपर लिखते हैं, तो इनकी जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखें, बुक वैल्यू इधर लिखने पे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बुक पे वैल्यू हम देख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि पॉइंट किस तरह खत्म करके किस तरह सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाएगा इसकी जो वैल्यू है CO2 की 0.150, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगली वैल्यू है 0.300। मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर आप स्टेप आप खुद देख सकते हैं बुक के ऊपर। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी समझा रहा हूँ। 0.600 मोल पर डी एम क्यूब, ये आपस में नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे 0.120। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 315 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 यहाँ पर है और 1 0 यहाँ पर है, तो 3 0 इसके आगे आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 0.1234566 के बाद इशारिया आ रहा है, तो 1234566 इधर हम इशारिया लगा देंगे। तो ये इसका हो गया। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है कि 12 6 72 हो जाएगा हमारे पास। तो आगे 1 0 है और यहाँ पर 2 0 है आगे इसकी, तो ये भी 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अब इशारिया कब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद इशारिया आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद इशारिया आ रहा है। तो पहले मैं ऊपर वाले को करता हूँ, फिर नीचे वाले को, सेम जैसे पहले उधर गया था। तो मैं इस तरह इशारिया इसका ख़त्म करूँगा, तो ये ऊपर 45,000 आ जाएगा। नीचे इशारिया की जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा, आगे काउंट करूंगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो स्टैंड थोड़ा बहुत हिल जाता है तो कैमरे में वो आता है। बहरहाल जो इंशाल्लाह समझेंगे तो
उनको मज़ा आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इधर पॉइंट की जगह पर 1 लगा दिया, आगे काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 तो 6 0 लगाऊँगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो इसको यहीं पर अगर मैं पहले ये ऊपर वाला हो गया, अभी नीचे वाला कर लो। तक़सीम हो रहा है तो तक़सीम ही हो रहा। तो यहाँ पर नीचे वाला ऊपर ये 7 2 1000 बन जाएगा और इशारिया की जगह पर मैं 1 पुट कर दूँगा, तो 1 आ जाएगा, आगे काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 7 0 आएगी 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 2 3 के साथ 1 2 3 कट जाएंगी, यहाँ पर ये देखिए कट गई। और यहाँ पर इसके देखें 1 2 3 ये 1 2 3 ये आपस में कट गए, तो 0 जब कट गई, अभी 72 है तो इस पे 2 वाला टेबल 36 बार जाएगा और इस पे 2 वाला टेबल जो है वो 5000 बार जाएगा। 5 को दुगना करोगे तो 10,000 बनता है, ठीक है। फिर इस पे 2 वाला टेबल है 18 बार जाता है और इस पे 2 वाला टेबल 2500 बार जाएगा। फिर इस पे 2 वाला टेबल 9 बार जाएगा और इस पे 2 वाला टेबल फिर जाएगा 1 2 5 0 1250 बार जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/1250 और इसकी अगर बात करूं मैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 मजीद ये 5 वाला टेबल इस पे जाएगा 9 बार और 1 2 3 5 वाला टेबल इस पे जाएगा 200 बार। तो ये फिर मेरे पास आ गया 9/200 और तकसीम मेरे पास आ गया 9/1250। ठीक है। अभी इसी को सेम प्रोसीजर ये होता है कि 9/200 आ गए यहाँ पर और तकसीम को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा, ये उलट हो जाएगा, 1250 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 9 और ये 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक 0 से ये 0 कट गई, अभी 125 बचा, यहाँ 20 बचा, तो 125 जो है इस पे हम 20 को तकसीम करें तो ये 6 बार जाता है, नीचे 120 आएगा, हम जानते हैं नीचे 5 बचेगा, 5 पे ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हम 0 का इजाफा करेंगे। अब 50 पे ये जाता है 2 टाइम्स, नीचे 40 आएगा एज वी नो दैट और यहाँ पर हमारे पास 10 आएगा रिमेनिंग यहाँ पर नहीं जाता तो हम इधर 0 का इजाफा करेंगे। अब 20 वाला इस पे 5 बार जाएगा, तो आप देखें ये 6.25 आ गया आंसर हमारे पास और यहाँ पर देखें 6.25 ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको इजी लगा होगा और इजी ही है, तो ये आप इस तरह से मतलब इशारिया वगैरह को भी ख़त्म कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी देखें वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। Importance applications of equilibrium constant. The value of equilibrium constant is specific and remains constant at a particular temperature. The value of Kc help us to predict direction of reaction. We can determine the direction of reaction with the help of equilibrium constant expression. Kc is equal to products by reactants. We know that हम products को ऊपर लिखते हैं reactant को नीचे, यहाँ पर हमारे पास equilibrium constant होता है। The direction of chemical reaction at any particular time can be predicted by means of product our reactants ratio. तो कहीं पर भी हम जो है हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम कैन बी प्रिडिक्टेड, मालूम की जा सकती है। हाँ, कैसे मालूम की जा सकती है? हम बार बार चेक करेंगे कि प्रोडक्ट्स कितने हमारे पास, रिएक्टेंट कितने हैं, इनकी रेशियो को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो पता इजी चल सकता है।
यहाँ पर इजी हमारे पास पता चल सकता है। द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम मालूम कर सकते हैं। व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, the system is not at equilibrium and more products are required to reach the equilibrium. अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो Kc से कम आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ रही है, यानी कि वो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं पहुंचा, तो फिर क्या होगा? द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड मोर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो अभी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो हमें ये रिएक्शन आगे जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम पे आ जाए। देयरफॉर द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हासिल होता तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? कम है। व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट इज लेस, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। और अगर इसी को उलट कर दो तो फिर क्या होगा? व्हेन द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट्स अगर आ जाए तो फिर आप मालूम हो जाएगा। व्हेन द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट्स, अगर इसको उलट करें तो फिर हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। कंप्लीट पढ़ लेते हैं। व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन Kc, अभी वो कह रहा है कि पहले था कि प्रोडक्ट्स की रेशियो कम थी, अभी अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए Kc से तो फिर क्या होगा? द सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, एंड मोर रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, और अभी हमें क्या चाहिए? रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए, अभी प्रोडक्ट ज्यादा हो गए। द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हासिल होता तो वो रिएक्शन रिवर्स चलेगा। When the ratio of products or reactant is equal to Kc, the system is at equilibrium. तो यहाँ पर सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, और यहाँ पर यानी कि जो Kc की वैल्यू है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट, वो इस ये और Kc आपस में बराबर होती है। द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट कैसे मालूम करेंगे? एक्सटेंट विच ए रिएक्शन में प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कंसीडर द जर्नल रिएक्शन। मैंने पहले आपको बताया है कि जो प्रोडक्ट हैं इसको आप न्यूमरेटर बनाओगे और जो रिएक्टेंट है इनको डिनोमिनेटर बनाओगे, और इनके साथ जो कोफिशिएंट हैं जैसे सी, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, स्मॉल ए या स्मॉल बी, ये कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट पावर बन जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc, सो व्हेन Kc इज वेरी स्मॉल, जब Kc बहुत ज्यादा स्मॉल है तो फिर क्या होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ molar concentration of A and molar concentration of B is large, and that of molar concentration of C and molar concentration of D is small, the equilibrium mixture will contain the reactant mainly, and only a small amount of products will be present. It reflects that the reaction does not proceed appreciably in the forward direction. तो इसका क्या मतलब है कि वो रिएक्शन क्या है? कि वो रिएक्शन, इसका मतलब है कि वो अभी रिवर्स ही चल रहा है। अभी देखें Kc इज वेरी लार्ज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A and B is small and that of C and D is large. The equilibrium mixture will consist almost entirely of products and a small amount of reactants will be present. This indicates that the reaction is completed in forward direction. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट कम है और जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन जो है वो आगे की जानिब बढ़ेगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर वो बैकवर्ड बढ़ेगा। Kc is neither very large nor very small. The concentration of the products and reactants will be very close, and hence Kc is close to 1.0. Thus, equilibrium mixture will contain appreciable amount of products and reactants. तो इसमें इक्विलिब्रियम में यानी कि जो है ज़्यादातर करीब करीब अब अमाउंट है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन on the position of equilibrium. When a system reaches
equilibrium, it will remain in the same state indefinitely if the conditions do not change. However, the equilibrium state of a system is disturbed if external conditions are changed. Change of pressure, temperature, and concentration of reactants and products alter the position of the equilibrium. Whenever the equilibrium is disturbed by change in the external condition, the system always tends to restore equilibrium. तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये लेक्चर, और मज़ीद अगर आप देखें और आपको पसंद है जिस बंदे को, तो वो कमेंट्स करेगा बायोलॉजी के हवाले से, बायो के हवाले से या केमिस्ट्री के हवाले से, 9th 10th एफएससी जो भी वो अगर डिमांड करेगा तो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया।